Introduction to ANSYS. ANSYS basically combination है two words का. AN stand for analysis and SYS stand for system. So ANSYS is an analysis system. अब ANSYS एक FEA सॉफ्टवेयर है, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी पार्ट की टफनेस को, स्ट्रेंथ्स को, या उस पर फ्लूइड फ्लो का जो इंट्रैक्शन आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए, उसकी क्या मोड शेप्स होंगी, आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए हम ANSYS को यूज़ करते हैं। ANSYS एक मैट्रिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन पे ANSYS हमारा जो भी वर्क परफॉर्म करता है उसको यूज़ करता है। इसमें F जो है हमारे पास फोर्स मैट्रिक्स है, K हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स है और X हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है। अब ANSYS किसी भी पार्ट को इस तरह स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट, या इसी को हम मैशिंग भी कहते हैं। इसमें ANSYS क्या करेगा, हर एलिमेंट पे जो उसने डिवाइड कर दिया स्मॉल एलिमेंट में, हर एलिमेंट पे वो नोडल डिस्प्लेसमेंट और नोडल फोर्स को फाइंड करेगा। उसके बाद सारे नोडल फोर्सेस और नोडल डिस्प्लेसमेंट्स को कंबाइन करके हमें एक ओवरऑल रिजल्ट दे देता है। कोर्स कंटेंट हमारा है स्टैटिक स्ट्रक्चरल, मॉडल एनालिसिस, आइगन वैल्यू बकलिंग, एक्सप्लिसिट डायनामिक, ट्रांजिएंट एनालिसिस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक यानी CFD एनालिसिस, फ्लुएंट हम सोल्वर यूज़ करेंगे इसका। इसके अलावा टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन और रिजल्ट कंपैरिजन। स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम किसी भी अपने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ज्योमेट्री होगी, असेंबली होगी, पार्ट होगा, उस पर लोडिंग का इफ़ेक्ट फाइंड करेंगे जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि इसमें हमारे लोड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे। इसमें हमारा जो लोड होगा वो हमें बताएगा कि क्या स्ट्रेसेस जनरेट होंगी जब हम कोई भी स्पेसिफिक लोड अप्लाई करेंगे अपने पार्ट पर, या क्या इंटरनल फोर्सेस होंगी, स्ट्रेन्स होंगी, डिफॉर्मेशंस होंगी, या क्या सपोर्ट रिएक्शंस होंगे। ये सारा कुछ हम स्टैटिक स्ट्रक्चर में फाइंड करते हैं। मॉडल एनालिसिस में हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं अपने सिस्टम की और उसकी मोड शेप्स को देखते हैं। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हमें पता है कि हर सिस्टम की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी से, जो कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होती है, उससे मैच कर जाए तो रेजोनेंस कास होता है, वो एक डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। तो हमने इसको अवॉइड करना होता है कि रेजोनेंस ना बने। उसके लिए हम पहले से ही जो भी हमारा सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को प्रिडिक्ट करते हैं। मोड शेप्स हमें बताती हैं कि किस तरह के शेप्स होंगे जब भी कोई स्पेसिफिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी, तो हमारा सिस्टम किस तरह से डिफॉर्म होगा। आइगन वैल्यू बकलिंग में हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल लोड्स फाइंड करते हैं और बकलिंग मोड शेप्स को प्रेडिक्ट करते हैं। अब क्रिटिकल लोड्स क्या होते हैं, वो लोड्स जिन पे हमारा सिस्टम बकल कर जाए। बकलिंग से मुराद ये है कि हमारी डिफॉर्मेशन जो है इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम उसे सेफ कंसिडर नहीं करते, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो बकल हो गया। अब क्रिटिकल लोड्स हम फाइंड करते हैं, इसमें हमारे पास दो अप्रोचेज़ होती हैं। या तो मैं एक्चुअल लोड अप्लाई कर दूं। जब मैं एक्चुअल लोड अप्लाई करूंगा अपने सिस्टम पे, तो ANSYS जो आइगन वैल्यू बकलिंग है वो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा। और अगर हम इस पे यूनिट लोड अप्लाई करते हैं, यानी जैसे 1 न्यूटन मैंने इस पे अप्लाई किया अपने सिस्टम पे, तो ANSYS हमें एक्चुअल लोड बताएगा कि जिस पे जाके हमारा सिस्टम बकल कर जाएगा। इसके अलावा आइगन वैल्यू बकलिंग से हमें मोड शेप्स भी मिलेंगी कि इस तरह की डिफॉर्मेशन किसी भी स्पेसिफिक जो हमारा क्रिटिकल लोड आएगा उस पे जाके ये हमारी डिफॉर्मेशन हो जाएगी। एक्सप्लिसिट डायनामिक हमारे पास टाइम डिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि इसमें हमारा जो भी लोड है वो वेरी करेगा टाइम टू टाइम, और ये रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस के लिए हम परफॉर्म करते हैं जो एक्सप्लिसिट डायनामिक है। जैसे कि अगर लार्ज डिफॉर्मेशंस हो रही हैं या शॉक वेव्स का इफेक्ट हमने देखना है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारा जो लोड है वो ज़्यादा है, वो अप्लाई हो रहा है किसी सिस्टम पे, तो उस तरह के जितने भी हमारे पास एनालिसिस होंगे वो हम एक्सप्लिसिट डायनामिक में सॉल्व करेंगे। एग्जांपल इसकी है जैसे कि बुलेट का इम्पैक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ये एक फास्ट रिएक्शन है, या बेसबॉल का इम्पैक्ट है, या बैट बॉल का इम्पैक्ट है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स जो भी फास्ट रिएक्शंस में होते हैं हम एक्सप्लिसिट डायनामिक में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस भी टाइम डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होता है। इसमें हमारे लोड वेरी तो कर रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जिस तरह एक्सप्लिसिट डायनामिक एक फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस हमारे पास स्लो प्रोसेसेस होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो क्रीप हो सकती है, या इसके अलावा अगर कोई रोलर है किसी शीट पे मूव कर रहा है तो उस शीट पे उस रोलर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है तो ऐसे प्रोसेसेस को हम ट्रांजिएंट एनालिसिस में डिस्कस करते हैं।
फिर हम देखते हैं CFD एनालिसिस यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक। इसमें हम फ्लूइड फ्लो के इंट्रैक्शन को फाइंड करते हैं कि फ्लूइड का क्या इंट्रैक्शन आ रहा है हमारे किसी भी सॉलिड के साथ या किसी भी दूसरे फ्लूइड के साथ। तो इसमें हम प्रेशर्स को और वेलोसिटी प्रोफाइल्स को देखते हैं। जैसे कि अगर कोई विंड है वो स्ट्राइक कर रही है किसी टावर के साथ, तो उस टावर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या प्रेशर्स जनरेट हो रहे हैं उस विंड लोडिंग की वजह से, या स्ट्राइक करने के बाद विंड की क्या वेलोसिटी प्रोफाइल्स बन रही है, विंड की क्या वेलोसिटी जनरेट हो रही है। तो वो चीज़ें हम देखते हैं CFD एनालिसिस में। टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन में हम किसी भी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि इसमें हम अपना मटेरियल जो है उसे रिड्यूस करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं और साथ साथ इसको एक सेफ लिमिट में भी रखते हैं। हम इस पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास मिनिमम स्ट्रेसेस आ रही होती हैं उस पोर्शन को हम रिमूव कर लेते हैं और बाकी जो ज़्यादा स्ट्रेसेस वाला रीजन होता है उसे वैसे ही रहने देते हैं। इस तरीके से हमारा मटेरियल भी सेव हो जाता है और हमारा जो सिस्टम है वो भी सेफ लिमिट में रहता है। फिर हम देखेंगे रिज़ल्ट कंपैरिजन। इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई भी दो रिज़ल्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर मैंने कोई सिस्टम मेरा है उस पर मैंने कुछ उस पर डिफरेंट लोडिंग अप्लाई की और वही एग्जैक्ट सिस्टम उस पर मैंने जो लोडिंग कंडीशंस है या बाउंड्री कंडीशंस हैं थोड़ी चेंज करके अप्लाई की और मैंने दोनों का इफ़ेक्ट देखने हैं, तो दोनों के इफ़ेक्ट एक ही हम विंडो में आके एक ही स्केल पर देख सकते हैं रिज़ल्ट कंपैरिजन को यूज़ करते हुए। इसके अलावा क्योंकि ये हमारे पास एडवांस लेवल प्रोफेशनल लेवल का जो एनसिस का कोर्स है ये है, इसमें हम कुछ और जो स्केचिंग के एडिशनल टूल्स वगैरह हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और सिमिलरली जो एडिशनल हमारे पास एनालिसिस में हमारे पास टूल्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एनसिस वर्कबेंच की तरफ। हमारे पास ये जो विंडो डिस्प्ले हो रही है ये है प्रोजेक्ट स्कीमेटिक की, यानी कि जो भी हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी हमारा सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए वो हमें इस विंडो पे डिस्प्ले होगा। उसके साथ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो विंडो है वो हमारे पास है एनालिसिस सिस्टम की, यानी कि जो हमने एनालिसिस परफॉर्म करने हैं वो सिस्टम्स हमारे पास इस विंडो में अवेलेबल होंगे। आइगन वैल्यू बकलिंग एनालिसिस है, जैसे कि डायनामिक एनालिसिस हैं, ट्रांजिएंट हैं, फ्लूइड फ्लो हैं, स्टैटिक स्ट्रक्चरल हैं, ऑप्टिमाइजेशन के ये सारे टूल्स जो हैं डिफरेंट हमारे पास इधर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इनको यूज़ करके हम अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें स्टैटिक स्ट्रक्चरल को तो इस पे या तो मैं डबल क्लिक करूँगा या फिर मैं इसको इस तरह पिक करूँगा और इस ग्रीन बॉक्स में लाके ड्रॉप कर दूँगा। दोनों ऑप्शन हैं इसको अब यूज़ करने के लिए ताकि मैं इसको आगे फर्दर एनालाइज कर सकूँ। अब अगर मैंने इस पे नाम चेंज करना है, अपने सिस्टम का कोई भी नाम रखना है, तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इधर इसका नाम एंटर कर दूँगा, जैसे कि एनालिसिस ऑफ शाफ्ट। ये एनालिसिस ऑफ शाफ्ट के नाम से मेरा सिस्टम सेव हो गया। अब जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है या हमारे पास जो भी सिस्टम्स बाकी होंगे वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हैं। इसमें हमारे पास इंजीनियरिंग डाटा है, ज्योमेट्री है, मॉडल है, सेटअप, सॉल्यूशन, रिजल्ट। इन डिफरेंट सेक्शंस में हम देखते हैं क्या क्या होता है। इंजीनियरिंग डाटा में हम डिफाइन करते हैं मटेरियल को, यानी कि जो मटेरियल मैंने यूज़ करना है एनालिसिस के लिए वो मैं इंजीनियरिंग डाटा में डिफाइन करूँगा। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो मैं इस पे जो एनसिस की बिल्ट इन लाइब्रेरी है वो वाले मटेरियल्स को यूज़ कर सकता हूँ, या मैं यूज़ कर सकता हूँ खुद से अपना डिफ़ाइन किया हुआ मटेरियल, यानी कि अपने खुद से मैं प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करूँ। या मेरे पास एक और ऑप्शन होती है कि जो एनसिस में बिल्ट इन लाइब्रेरी में हैं ऑलरेडी मटेरियल्स उनको मैं मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकता हूँ। आगे हम चलते हैं ज्योमेट्री की तरफ। सेकंड सेक्शन है जिसमें हम कोई भी पार्ट्स जनरेट करते हैं, स्केचिंग करते हैं अपना एनालिसिस के लिए, जिस पे हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है उसको हम इस पे जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है कि हम अपनी एक्सटर्नल ज्योमेट्रीज को इंपोर्ट कर लें जो कि किसी भी हमने कैड सॉफ्टवेयर पे बनाई हो, या जैसे कि हमने सॉलिड वर्क्स पे अगर अपनी असेंबली ड्रा की है तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे पास थर्ड सेक्शन है मॉडल का। इसमें एक तो अगर कनेक्शंस की ज़रूरत होगी, कनेक्शंस को डिफ़ाइन किया जा सकता है। वैसे ऑटोमेटिक कनेक्शंस भी इसमें जनरेट हो जाते हैं, यानी कि जब मैं कोई असेंबली इस पे ओपन करूँगा तो उसके ऑटोमेटिक कनेक्शंस जनरेट हो जाएंगे।
और उन कनेक्शंस को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। इसमें एक और चीज़ हम करते हैं वो है मैशिंग। मैशिंग में हम इसे फाइनाइट एलिमेंट्स में अपने पार्ट को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो सेटअप का है। इसमें बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, यानी कि क्या लोडिंग कंडीशंस होंगी, क्या कौन कौन सी स्पोर्ट्स होंगी हमारे पास जिसको हमने यूज़ करना है अपने एनालिसिस में। अगर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे तो हम एनालिसिस अपना परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सॉल्यूशन का। इसमें डिफाइन करेंगे कि आउटपुट क्या चाहिए मुझे टोटल स्ट्रेसेस चाहिए या डिफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रेन चाहिए। जो आउटपुट चाहिए होगा वो मैं इस सेक्शन में डिफाइन करूँगा और फिर मैं अपना सॉल्यूशन को रन करूँगा। फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें इस रिजल्ट सेक्शंस में अवेलेबल होंगे, इधर से हम अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब जैसे जैसे हम अपने सेक्शंस कंप्लीट करते जाएंगे वहाँ पे इस तरह का ग्रीन चेक मार्क शो होता रहेगा। यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क इसलिए है क्योंकि एनसिस में स्ट्रक्चरल स्टील बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट मटेरियल जो है वो सिलेक्ट होता है। इसको अगर हम कोई मटेरियल डिफाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चरल स्टील हमारे कंपोनेंट को असाइन हो जाता है और उस पर एनालिसिस परफॉर्म हो जाता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है, या हम इसको स्ट्रक्चरल स्टील पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ग्रीन चेक मार्क शो कर रहा है कि हमारा मटेरियल ऑलरेडी डिफाइंड है, और क्वेश्चन मार्क शो कर रहे हैं कि अभी इस पर डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह मैं ज्योमेट्री को डिफाइन करूंगा ये ग्रीन चेक मार्क हो जाएगा। जैसे जैसे सारे सेक्शन हो जाएंगे, मेरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो ये सारे ग्रीन चेक मार्क हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब अगर इसको मैंने सेव करना है अपने प्रोजेक्ट को, वो किस तरह होगा कि इस सेव आइकन पे आके मैं क्लिक करूंगा, वो इधर मैं डिफाइन करूंगा पाथ जिस पे मैंने सेव करना है। मैं कहता हूँ मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है एनालिसिस ऑफ शाफ्ट, उसका नाम दूंगा। अब ये रेड मार्क शो कर रहा था कि एनसिस अभी बिजी है प्रोजेक्ट को सेव करने में। अब हम देखते हैं ये एनालिसिस ऑफ शाफ्ट मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया, जो मैं जिसे एनालाइज कर रहा था ये यहाँ पे सेव हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये फोल्डर भी आता है एनालिसिस ऑफ शाफ्ट, जिसमें फाइल्स होती हैं, बैकअप फाइल्स होती हैं, हमारे सोल्यूशन की सारा जो सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं वो हमें इस फोल्डर से मिलती हैं। अगर ये फोल्डर हमसे डिलीट हो जाए तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ओपन नहीं होगा, हमारा जो सोल्यूशन हमने रन किया था उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिल सकेंगे। इसलिए अगर हमें इसे किसी सिस्टम को कहीं और कॉपी करना है, दूसरे सिस्टम में कॉपी करना है, किसी और फोल्डर में कॉपी करना है, तो सिर्फ इसे कॉपी नहीं करूँगा बल्कि इसके साथ इस फोल्डर को भी, इन दोनों को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।